नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लाए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुपालन, उपकरणों, मंडी और मौसम से सीधे जुड़ी हैं। आज के इस अंक में जानेंगे नई कृषि नीति की झलक, मानसून में पशु सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां, धान रुपाई और बागवानी के लिए जरूरी तकनीक और प्रभेद, ड्रोन और पावर वीडर जैसे उपकरणों की उपयोगिता और सुनेंगे एक किसान की प्रेरक सफलता की कहानी। साथ ही आपको मिलेंगे मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का सटीक हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। बिना जुताई तकनीक यानी जीरो टिलेज से खेती करने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी होगी दोगुनी। बरसात के मौसम में पशुओं को जल जमाव से बचाना जरूरी ताकि बीमारियों से सुरक्षा बनी रहे। ड्रोन तकनीक से कीटनाशक और खाद का छिड़काव हुआ आसान, जिससे खेती बनी स्मार्ट और किफायती। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा परिसर में 20 वर्षों से संचालित बिना जुताई जीरो टिलेज आधारित दीर्घकालिक परीक्षण खेत का दौरा किया। उन्होंने इस तकनीक की सराहना करते हुए कहा, बिना जुताई की यह तकनीक मृदा की उर्वरता बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि को अनुकूल बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में बेहद प्रभावी है। इसे देश भर में फैलाया जाना चाहिए। मेरे किसान भाई भी खड़े, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि दोनों फसल अगर मिला लिया जाए तो 60 से लेके 62 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है, लेकिन इसमें एक हेक्टर में 120 क्विंटल एक साल में धान और गेहूं का उत्पादन हुआ है। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि जुताई और रुपाई नहीं करते तो मजदूरी बच गई, डीजल बच गया, तो लागत इसमें कम हो गई, उत्पादन बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसी को प्राकृतिक जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में भी स्वाभाविक रूप से जो मिट्टी रहनी चाहिए वही रहती कहते हैं। मैं इस संस्थान को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये प्रयोग किया। किसान भाइयों, समय और श्रमिकों की कमी को देखते हुए ड्रोन तकनीक आज के समय में बेहद उपयोगी साबित हो रही है। ड्रोन के माध्यम से आप खेतों में आसानी से फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें लगे कैमरे के जरिए लैंड सर्वे और फसल की निगरानी भी की जा सकती है, जिससे खेत को स्मार्ट और सटीक बनाया जा सकता है। खेती में आधुनिक यंत्रों का उपयोग समय और लागत दोनों की बचत करता है। ऐसा ही एक उपकरण है पावर वीडर, जो खासकर गन्ने, सब्जियों और बागवानी फसलों में बेहद उपयोगी है। इसकी मदद से खेतों में गुड़ाई आसानी से की जा सकती है और परंपरागत मजदूर आधारित विधियों की तुलना में काम बहुत जल्दी और सटीक होता है। पावर वीडर से मिट्टी की सतह ढीली होती है, जिससे उर्वरक अवशोषण बेहतर होता है और फसल की वृद्धि तेज होती है। यह यंत्र अब कृषि विभाग की योजनाओं के तहत रियायती दरों पर भी उपलब्ध है, जिससे छोटे किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
किसान भाइयों, वर्तमान समय आम के बाग लगाने के लिए एकदम उपयुक्त है, लेकिन पौधे लगाने से पहले उनके प्रभेद की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। बेहतर उत्पादन और बाजार भाव पाने के लिए लंगड़ा, आम्रपाली, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी और मल्लिका जैसी उन्नत किस्में लगाना फायदेमंद रहेगा। ये किस्में न केवल स्वाद में बेहतर होती हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। पौध रोपाई से पहले जमीन की तैयारी और जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। अच्छी किस्म और सही देखभाल से आम का बगीचा भविष्य में बड़ी आमदनी का स्रोत बन सकता है। पशुपालक भाइयों, मॉनसून का मौसम चल रहा है। जहां एक ओर खेती के लिए यह अनुकूल है, वहीं दूसरी ओर ये आपके पशुओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस मौसम में गलाघोटू, लंगड़ी, अड़ैया बुखार जैसी बीमारियां पशुओं में देखी जा सकती है। इसीलिए गौशालाओं को बारिश से बचाए और जल जमाव वाले इलाकों में पशुओं को चरने ना भेजें, क्योंकि इससे लिवर फ्लू का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि आपके पशुओं में ऐसे कोई लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसान भाइयों, सबसे बेहतर है अगर आपको गलाघोटू लंगड़ी से अपने पशु को बचाना है तो आप अपने पशुओं को टीका करवा लें, क्योंकि इस बीमारी का टीका उपलब्ध है और ये टीका जो है निःशुल्क पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग यानी पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। जब कभी टीकाकर्मी आपके द्वार पर आएँ और टीका करवाने के लिए आपके पशु को कहें तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को टीका दिलवा लें, तो आपके पशु गलाघोटू और लंगड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। सफलता की इस कड़ी में हम जुड़ रहे हैं जिला वैशाली के ग्राम फरीदपुर के प्रगतिशील किसान रविंद्र प्रसाद सिंह से। इन्होंने नेनुआ की खेती कर कम लागत में 2 गुना मुनाफा कमाया है। इनका कहना है कि इसकी खेती में खर्च कम होता है और सही प्रबंधन से अच्छा लाभ मिलता है। रविंद्र जी की यह सफलता दिखाती है कि स्थानीय सब्जियों की खेती से भी बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। करीब 4 कट्ठा में घिउरा का अलान का खेती किया हूँ। करीब 35 से 4 हज़ार तक की लागत है। 8 से 10 हज़ार इसमें आय होगा। इसका अभी मार्केट बहुत अच्छा मिल रहा है। हम युवाओं से भी कहते हैं, हमारा तो उम्र जुबान वाला नहीं है, लेकिन युवा लोगों से भी कहते हैं इसमें अधिक बेनिफिट है। इसलिए जो असहाय लोग हैं वो खेती में आवे और खेती से लाभ उठावे। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पटना के प्रमुख बाजारों में आज के आलू और प्याज के ताज़ा मंडी भाव। पिछले सप्ताह के मुकाबले भाव में मामूली बदलाव देखा गया है। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। बाजार जानकारों का कहना है कि मानसून की गतिविधियों और आपूर्ति की स्थिति के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। किसान भाइयों को सलाह है कि उपज बेचने से पहले स्थानीय मंडी में ताज़ा भाव जरूर जांच ले और बिचौलिए से सावधानी रखें। आज का अनुमानित तापमान है अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। किसान भाइयों, मौसम में नमी के कारण फसल में रोग का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में खेत की निगरानी करते रहे और मौसम ठीक होने पर ही छिड़काव करें। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और भी अधिक सशक्त लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिनसे साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की ओर से नमस्कार। मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हम अपने फ़र्ज की ओर
लगातार मुखातिब रहते हैं। मतलब यह कि आप तक नई जानकारियाँ, नई तकनीक की जानकारियाँ या नए जो विधा है हमारे वैज्ञानिकों के, उसको आप तक पहुंचाना, ये हमारा पहला कर्तव्य और फर्ज होता है। उसी कड़ी में आज हम एक फिर जानकारी के साथ हाजिर हैं। उसमें है खरीफ फसलों में जो हम सब्जियां उगाते हैं। खरीफ फसलों में, चूँकि खरीफ में जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे बिहार में लगभग उत्तर बिहार जो है वो पानी से आच्छादित होता है, और बाकी जो क्षेत्र है उसमें भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी, गंगा का असर या किन्हीं किन्हीं नदियों का असर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सब्जियां हमारे जो किसान हैं वो लड़के भी उपजाते हैं। तो कई ऐसी सब्जियां जिसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो उन सब्जियों का प्रबंधन, खास करके जो कीट हैं या रोग हैं उससे प्रबंधन करना हमारा पहला दायित्व होता है। तब हमारा जो है वो आमदनी बेहतर हो सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने, जो मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। किन किन सब्जियों की खेती, खास करके जो हमारे यहाँ बचे हुए बिहार होते हैं बाढ़ से, उनमें किन किन सब्जियों की खरीफ में खेती की जाती है? सर, सबसे पहले इस पर हम जानकारी चाहें। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जैसे आप पूछे कि खरीफ मौसम में कौन सी फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती है, तो खरीफ मौसम में जो है मुख्य सब्जियाँ हैं हमारे, ये बैंगन है, बाद में भिंडी है, टमाटर है, कद्दू है। मुख्यतः ये जो 4 सब्जी फसल हमारे यहाँ खरीफ मौसम में उगाई जाती है। तो सर चलिए इस पर हम बात आगे करते हैं कि बैंगन की, चूँकि बैंगन सबसे अधिक बीमार फसल हमारे यहाँ माना जाता है बिहार में, और सबसे इसलिए कि उसमें बीमारी सबसे अधिक होती है। और जब हमारे जो क्रेता हैं वो बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं बैंगन, तो सबसे अधिक बैंगन को ही निहार के खरीदते हैं, बाकी सब्जियां नहीं निहारते हैं। तो बैंगन में जो हमारे किसानों को नुकसान होता है, खास करके कीट से या रोग से, कौन कौन से कीट हैं जो प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से हमारे किसानों को? तो बैंगन जो प्रमुख हमारी सब्जी फसल है खरीफ मौसम में, उसमें लगने वाले जो प्रमुख कीट है उसमें है लाही, हरा तेला, रसाद कीट, सफ़ेद मक्खी, ये रस चूसने वाले कीट है। साथ साथ सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो कीट है उसे हम बोलते हैं तना एवं फल छेदक कीट। साथ साथ हड्डा भ्रंग, इपिलेक्ना बीटल, उसका भी प्रकोप बैंगन फसल में हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि रस चूसने वाले कीट, इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से, कलियों से, फूलों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उत्पादन घट जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसानों ने अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। साथ साथ नीम आधारित चूर्ण 5% 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इनके जो मित्र कीट है जैसे लेडी बर्ड बीटल है, क्राइसोपा है, सिरफिड मक्खी है, इनकी संख्या बैंगन फसल में बढ़ानी चाहिए। सबसे नुकसान करने वाला जो कीट है तना एवं फल छेदक, तो इस कीट की मादा पत्तियों पे अंडा देती है। अंडे से बाहर जब पिल्लू आता है तो पहले कोमल पत्तियों को, कलियों को, फूलों को खाता है। जब बैंगन का फल बन जाए तब वो छेद बना के अंदर का गुद्दा खाता है, जिसकी वजह से बैंगन सड़ जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। लगभग 40 से 60% उत्पादन में घाटा इस तना एवं फल छेदक की वजह से होता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसानों ने कर्षण विधि अपनाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि कर्षण विधि में क्या आता है कि खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, खेत में बर्ड पर्चर की व्यवस्था करना चाहिए, 10 से 12 फेरोमोन फंदा प्रति हेक्टर लगाना चाहिए, ताकि इस कीट के नर जो है जाले में फंस जाए और अगला नियंत्रण हम कर सकें। बाद में प्रकाश फंदों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा अथवा स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा छिड़काव करके आप भी उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगन के बाद सर हम बात करते हैं भिंडी पे। चूँकि भिंडी में बात करने से पहले सर हम आपको एक सवाल के साथ सवाल हम कर रहे हैं कि किसान कंफ्यूज होते हैं इसमें। कई ऐसे कीट हैं जिसको बीमारियां समझ लेते हैं किसान, जैसे पत्तियों का उजला हो जाना, पत्तियों का पीला पड़ना। तो कुछ कीट से भी है जिसको कि हमारे किसान आज भी कंफ्यूज होते हैं कि बीमारी है ये। तो वो भिंडी के कौन कौन से रोग हैं और उसका नियंत्रण, चूँकि नियंत्रण भी ज़रूरी है, तभी तो अब हाइब्रिड है तो छोटा से ही फलना शुरू हो जाता है, तो उसका नियंत्रण भी, चूँकि किसान को आमदनी भी होनी चाहिए, तो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है भिंडी के कीट को? इसी मौसम में भिंडी भी एक प्रमुख सब्जी फसल है
जैसे आप पूछे कि बहुत सारे किसान इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कीटों की वजह से हुआ है कि रोगों की वजह से हुआ है, लेकिन आप उसमें जानते हैं कि भिंडी में जो रस चूसने वाला कीट आता है, हरा कीट जिसे हरा फुदका बोलते हैं, जसीड, उसमें क्या होता है कि शिशु एवं वयस्क क्या करते हैं, लगातार भिंडी की पत्तियों के निचली सतह से रस चूसते हैं। लगातार रस चूसने की वजह से क्या हो जाते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उसमें जो है जला हुआ जैसा पत्ती का भाग दिशा है, उसे आप बोलते हैं हॉपर बर्न, मतलब जला हुआ जैसा दिखता है। तो ये रोग नहीं है, ये कीटों की वजह से होता है। हरा पुदका रस चूसने वाला कीटों की वजह से हो सकता है। जैसे लाही माहू, ये रस चूसने वाला कीट है तो क्या हो जाता है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाते हैं। तो किसानों को लग रहा है ये कोई रोग है, लेकिन ये लाही कीट से प्रभावित होता है। तो जैसे मैंने बैंगन में बताया कि हरा फुदका हो, लाही हो, सफ़ेद मक्खी, जब सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भिंडी पे हो जाता है तो क्या हो जाता है कि इसकी मादा जब मधु स्राव पत्तियों पे छोड़ती है तो उस पर काला फफूंद विकसित हो जाता है, जिसे हम फंगस बोलते हैं। कि किसानों को लगता है ये रोग है, लेकिन फफूंद ये जो है कीट की वजह से हुआ है, सफ़ेद मक्खी की वजह से हुआ है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसे मैंने बैंगन में बताया, वैसे अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा जैसे कार्बारिल है, मैलेथियन है, इमिडाक्लोप्रिड है, 2 अथवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि कीटों के कुछ नैसर्गिक शत्रु हैं, प्राकृतिक शत्रु जिसे हम मित्र कीट बोलते हैं, उनकी संख्या फसल में बढ़ाना है। साथ साथ ये जो जैविक कीटनाशी दवा है उनका छिड़काव करना है। ये बहुत अच्छी जानकारी थी सर ये। इसके बाद हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं टमाटर में सर। चूँकि टमाटर का एक वक्त आता है साल में, खास करके वो खरीफ में ही आता है कि जब किसी के थैले में दिखने पे वो स्टेटस सिंबल टाइप का दिखता है सर। बहुत महंगा होता है और हमारे जो किसान, जागरूक किसान हैं, वो खरीफ में अगांत लगाते हैं जिसका कि फ़ायदा उनको मिलता है और अच्छी आमदनी होती है। तो वैसे किसानों को या और जो भी हैं उन सब के लिए हम कहेंगे, जो जागरूक किसान हैं उनके लिए अब तो पीक समय है, तो उनके लिए क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से रोग से बचना चाहिए सर? तो टमाटर में जैसे सर पूछे कि ये इसमें ज़्यादा कीट ही है, टमाटर में ज़्यादा रोग लगते नहीं है, लेकिन कीटों से जो प्रकोप है उसमें मुख्यतः जो है फल छेदक कीट है जिसकी चर्चा हमने बैंगन में की है, दूसरी सफ़ेद मक्खी जिसकी चर्चा हमने बैंगन में और भिंडी में की है। तो जो रासायनिक दवा बैंगन और भिंडी में हमने बताए थे कि अंतरप्रवाही हो तो रस चूसने वाले के लिए इमिडाक्लोप्रिड है, स्पर्शजन्य हो तो फोजालोन है, क्विनोल्फॉस है, 2 अथवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर अगर छिड़काव करे तो ये टमाटर में लगने वाले जो फल छेदक कीट है, सफ़ेद मक्खी है, इनको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। उनको कोई ज़्यादा रोग के लिए अलग सा दवा छिड़काव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, इतने के बाद एक बहुत अहम सवाल है और एक बहुत बड़ा परियोजना भी आपके विभाग का रहा है, IPM, समेकित जिसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि सर आप उसको, समेकित कीट प्रबंधन को हमारे किसानों को डिस्क्राइब कीजिए ताकि हमारे किसान उस विद्या से जुड़ सकें। समेकित कीट प्रबंधन की एक ऐसी विधि है जिसमें उपलब्ध सारे तकनीकियों का एकत्रित इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण किया जाता है। जैसे किसान करते हैं, कर्षण विधि है, जैविक विधि है, यांत्रिक विधि है, भौतिक विधि है, रासायनिक विधि है जिसमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो इन सभी विधियों का एकत्रित इस्तेमाल करके जब हम सब्जियों में कीट प्रबंधन करते हैं उसे हम बोलते हैं समेकित कीट प्रबंधन। तो इसमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव कम से कम किया जाता है, इसमें लागत कम है और आमदनी ज़्यादा है। जो परजीवी कीट, परभक्षी कीट, मित्र कीट है, इनकी संख्या फसल में बढ़ाकर कीट नियंत्रण करने आता है। इसलिए जो खरीफ सब्जियां हैं, बैंगन हो, टमाटर हो, भिंडी हो, कद्दू हो, इन सब में जो है कीट प्रबंधन करने के लिए हमारे बिहार के किसानों को यही सलाह रहेगी कि उन्होंने समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए ताकि कम खर्चा में ज़्यादा आमदनी आ सके और पर्यावरण की प्रदूषण भी दूर हो सके। इसके लिए महाविद्यालय प्रशिक्षण भी देता है। IPM जो समेकित कीट प्रबंधन नाम से विश्वविद्यालय बहुत बार प्रशिक्षण देता है किसानों को। तो किसान चाहें तो आपसे जुड़ के प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से ये जानकारी खास करके जो कीट से जुड़ी हुई है और खरीफ सब्जियों में, ये आपके लिए आपकी आमदनी को चौगुना बना सकता है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम मिलते हैं फिर एक नई जानकारी, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद एक बार लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ।
बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है,
20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।